Hello people, this is the channel CATV and in this video we are going to do the descriptive questions of MTP1। हमने MTP1 का MCQ कर लिया है, राइट। वो MCQ काफ़ी अच्छे MCQs थे, जिसमें इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से भी एक MCQ आ गया, जिसमें 209, 220, 217 इसकी बात हो गई। अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट है हम देखेंगे कि वो नोट्स में हमको मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो हम उसको अच्छे से पढ़ के उसको नोट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। चलो FJ इधर रिव्यू होगा, हाँ राइट, हम रिवाइज या लर्न बिल्कुल भी नहीं करने वाले। FJRN अस्टी सीनियर, तो सीनियर जूनियर आर्टिकल असिस्टेंट है रिस्पेक्टिवली इन अ रिनोन ऑडिट फर्म, ठीक है। बोथ वर असाइंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, एज इंस्ट्रक्ट कर रहा है जूनियर को कि एक ऑडिट प्लान ड्राफ्ट करो बाय टेकिंग रेफरेंस, कि ऑडिट प्लान बना ले एक पर्टिकुलर किसी क्लाइंट का रेफरेंस यूज़ करके। वॉज इंगेज इन द सेम बिजनेस, हाँ ठीक है, सिमिलर क्लाइंट का। मिस्टर जे वॉज कन्फ्यूज एज टू हाउ दैट रेफरेंस कुड सूट इन दिस केस, वो कन्फ्यूज था। सिंस द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग वुड वेरी फॉर बोथ क्लाइंट। आफ्टर फ्यू डेज ऑडिट वर्क कमेंस, वो तो कन्फ्यूज था पर ठीक है, अब उसको काम दे दिया तो कर रहे हो। आफ्टर फ्यू डेज ऑडिट वर्क चालू हुआ। वाइल द कोर्स ऑफ ऑडिट सर्टेन इवेंट टुक प्लेस विच मेड मिस्टर जे टू रीथिंक अबाउट द ऑडिट प्लान इनिशियली डिजाइन। कि कुछ इवेंट हुए जिससे उसको रीथिंक करना पड़ा कि यार जो ऑडिट प्लान जो डिज़ाइन करा था वो अब चेंज करना पड़ेगा। ही अप्रोच मिस्टर एस एंड इंक्वायर अबाउट व्हेन वुड ऑडिट प्लान रिक्वायर अ चेंज, कब ऑडिट प्लान को चेंज करे। कमेंट अबाउट बोथ द सिचुएशन फेस बाय मिस्टर जे इन द अबव सिचुएशन। पहला कि सिमिलर से हम रेफरेंस ड्रॉ कर रहे हैं सिमिलर क्लाइंट से। दूसरा ऑडिट प्लान कब चेंज कर सकते हैं। सी ऑडिट प्लान जो चेंज कर सकते हैं वो तो यार सी डायरेक्ट क्वेश्चन ही होगा, एक बार देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन ये था कि सिंस द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग वेरी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान वेरी फॉर बोथ क्लाइंट, ठीक है। उसको लग रहा है कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान वेरी करता है ना दोनों क्लाइंट के, भले वो सिमिलर क्लाइंट है पर वेरी तो करता है। तो हमको बताना है कि कब वेरी करता है, कब प्लान वेरी करता है, प्लान किन किन फैक्टर्स से वेरी करता है, और कब ऑडिटर को चेंज चाहिए, ठीक है। ही अप्रोच मिस्टर एस एंड व्हेन वुड ऑडिट प्लान रिक्वायर अ चेंज। ऐसा है कि जब कब चेंज चाहिए एंड कब प्लान वेरी होता है। कब प्लान देखिए चेंज टू प्लानिंग डिसीजन, कब प्लान को चेंज कर देना चाहिए और प्लान वेरी किन किन फैक्टर से होता है। सी तो हमने ये समझा है कि चेंज इन प्लानिंग डिसीजंस, कि कब हमें प्लानिंग डिसीजंस में चेंज करना पड़ता है या कब प्लानिंग में चेंज होता है। और एक ये है कि वेरिएशन इन प्लान वेरी कब होता है। तो एक तो वेरी के ऊपर एक क्वेश्चन था कि वेरी कब होता है और चेंज कब होता है। ये दोनों आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन। जिनचंद्र एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो अपॉइंट किया स्टैट्यूटरी ऑडिटर। द ऑडिट टीम हैज़ कंप्लीटेड द ऑडिट एंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑडिट रिपोर्ट। जब ऑडिट रिपोर्ट बना रहे थे मैनेजमेंट ने भी ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट बनाई। अब ऑडिट इन चार्ज वॉज गोइंग थ्रू ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, वो ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट को देख रहा था। ऑल्सो दैट कंपनी हैज़ इंक्लूडेड एन आइटम, एनुअल रिपोर्ट में कोई आइटम जो इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड, कि ये तो मार्केट प्राइसेस में डाउनवर्ड ट्रेंड है ऑफ की कमोडिटीज़ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो वो भी की कमोडिटी है, ऐसी वैसी कमोडिटी भी नहीं थी। हाउएवर द एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिर जो एक्चुअल मार्जिन है जो रिपोर्ट करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो तो रिवर्स डायरेक्शन में चले गया। अब एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया है वो रिवर्स डायरेक्शन में चले गया, राइट। तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया, ऑडिट टीम ने ऑडिट कंप्लीट किया, मैनेजमेंट ने भी ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट बनाई। ऑडिट इन चार्ज ने बता करा कि एनुअल रिपोर्ट में इंडिकेट करा है डाउनवर्ड ट्रेंड इन प्राइसेस प्रीवियस ऐसे कंपेयर करें तो। और जो एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन है, एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कंपनी एज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट है। अब देखो एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट है वो तो रिवर्स डायरेक्शन में चले गया है, ठीक है। एज रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ गोन इनटू रिवर्स डायरेक्शन। ऑडिट मैनेजर डिस्कस द इशू विद पार्टनर हु इन रिप्लाई सेड दैट ऑडिटर्स आर नॉट कवर्ड विद सच डिस्क्लोजर मेड बाय मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट जो भी डिस्क्लोजर कर रहा है अपने एनुअल रिपोर्ट में उसको क्या लेना देना ऑडिटर को, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने एनुअल रिपोर्ट में पर्टिकुलर कोई सा आइटम देखा है जो इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड इन मार्केट प्राइस एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर,
तो आपको क्या लेना देना इससे, आपको ध्यान दे रहे हो क्या पार्टनर सही है, करेक्ट है ऑडिट पार्टनर। जो ऑडिट पार्टनर ने अप्रोच जो करा वो सही करा था। डिस्कस विद रेफरेंस टू रिलेवेंट ऐसे, ये 720 लग रहा है इधर। ऑडिटर ड्यूटीज विद रिगार्ड टू रिपोर्टिंग, ओके ये 720 का ही क्वेश्चन है। चलो अगला, तो सी ऐसा है कि ये भी पर्टिकुलर पोर्शन दे के रखा है आपको ऐसे केस में। बस इसमें ये है कि आपको मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा क्या ये अदर इन्फॉर्मेशन जो आपने स्टेटमेंट दिए हैं एक ब्रीफ बताता हूँ कि जो आपने स्टेटमेंट दिए हैं ये सही है कि नहीं है। आपने जो स्टेटमेंट दिया उसका बेसिस क्या है, चलो सही गलत छोड़ो, उसका बेसिस क्या है। उन्होंने बेसिस दिया, ऑडिटर सेटिस्फाई हो गया कि चलो अदर इन्फॉर्मेशन सही है तो ठीक है। अगर उसको लग रहा है कि मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है तो बस फिर ऑडिटर ऐसे केस में ये अदर इन्फॉर्मेशन है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में नहीं, ये अदर इन्फॉर्मेशन है। जैसे केस में फिर वही ये पूरी प्रोसीजर हो जाएगी कि मैनेजमेंट को बोलेंगे ठीक करे, मैनेजमेंट ने ठीक नहीं करा तो तीसरे को बोलो ठीक करे, इस तरीके से चलेगी। अगला, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ कुशल लिमिटेड यू सस्पेक्ट दैट मैनेजमेंट हैज़ मेड मिस स्टेटमेंट। तो आप ऑडिट कर रहे थे और आपने देखा कि मिस स्टेटमेंट हुआ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटेंशनली टू डिसीव द यूजर्स। ओके मिस स्टेटमेंट है, इंटेंशनली है, तो देखो यार ये अब ऐसी बात करें तो 240 दिख रहा है। इंटेंशनली टू डिसीव द यूजर्स एंड सकम टू प्रेशर टू मीट मार्केट एक्सपेक्टेशन। एक तो यूज़र्स को डिसीव कर रहे हैं एंड टू सकम टू प्रेशर्स टू मीट मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट मिसस्टेटमेंट बहुत कर रहा है, यूज़र्स भी डिसीव हो और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। एलिसिडेट हाउ द FRF में भी अकम्प्लिश हाउ द फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल, देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं, हाउ द फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी अकम्प्लिश एंड ऑल्सो डिस्कस टेक्निक्स ऑफ कमिटिंग फ्रॉड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल। तो टेक्निक्स ऑफ कमिटिंग फ्रॉड की किस तरीके से मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ कमिटिंग फ्रॉड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल की कंट्रोल ओवरराइड करके किस तरीके से फ्रॉड करता है, और हाउ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी अकम्प्लिश। तो देखो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे अचीव होता है कि फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसमें फ्रॉड करना है तो किस तरीके से आप फ्रॉड कर सकते हो। तो देखो मिस स्टेटमेंट क्या होता है फ्रॉम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो यहाँ से मिस स्टेटमेंट होता है, तो ये हो गया हमारा फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये मिस स्टेटमेंट है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। और पर्टिकुलर मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स, तो इसमें ये लिखा हुआ है फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स, तो इसका आंसर ये रहा। तो ये पर्टिकुलर नोट्स है जिसमें फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी अकम्प्लिश, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस तरीके से कर सकते हो। और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड हो रहा है मतलब कि मैनेजमेंट कंट्रोल को ओवरराइड कर रहा है, तो मैनेजमेंट कंट्रोल को ओवरराइड कर रहा है और फ्रॉड कर रहा है। तो मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रहा है और फ्रॉड कर रहा है, राइट। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, टेक्निक्स ऑफ कमिटिंग, तो फ्रॉड कर रहा है उसकी टेक्निक से है। चलो अगला DG, वन सेकेंड, DG partner in DG and associate as a part of their audit presentation to the audit committee। ये audit presentation दे रहा audit committee को of MMD Limited listed company highlighted the following difficulty जो वो फेस कर रहा है। अब डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है तो उसने मैनेजमेंट को बोला, राइट। तो कुछ चलो ठीक है, मैनेजमेंट को क्या बोला कि डिसएग्रीमेंट है। तो एक तो है कि भैया डिफ़िकल्टी जो फेस कर रहे हैं और ये डिसएग्रीमेंट है विद मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट लेटर पॉइंट्स, और एक मैनेजमेंट लेटर पॉइंट्स पे हाईलाइट करा फॉलोइंग। तो DG पार्टनर है DG एसोसिएट में इन पार्ट ऑफ देयर ऑडिट प्रेजेंटेशन, जब वो अपना ऑडिट प्रेजेंटेशन दे रहा था ये हाईलाइट करा कि हमको जो डिफ़िकल्टी फेस हुई है, डिसएग्रीमेंट अगर कुछ मैनेजमेंट से है, मैनेजमेंट लेटर पे पॉइंट्स एंड ड्राफ्ट मैनेजमेंट, एक तो मैनेजमेंट लेटर पॉइंट्स और एक ड्राफ्ट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर टू प्रोवाइडेड बाय कंपनी इन कनेक्शन विद द ऑडिट। मैनेजमेंट लेटर पॉइंट एंड ड्राफ्ट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। अब सम ऑफ द ऑडिट कमेटी मेंबर्स वर नॉट हैप्पी, तो ऑडिट कमेटी के लोग हैप्पी नहीं थे विद द अबव प्रेजेंटेशन एंड आस्क्ड DG टू टेक इट बैक एंड सबमिट डायरेक्टली टू द बोर्ड, कि हमको क्या सबमिट कर रहे हो तुम, बोर्ड को सबमिट करो। हम इतने बड़े लोग हैं, हमारे पास तुम ये लेकर आ रहे हो तो तुम हमारे पास क्यों लेकर आ रहे हो, जाओ ना बोर्ड के पास, पहले बोर्ड से मदद मांगो ना। वो बोल रहे हैं कि कोई ऑडिट कमेटी थोड़ी ना होती है ये फोरम पर्टिकुलर इन प्रॉब्लम को डिस्कस करने का, एंड दिस हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। तो बात यह है कि फिर ऑडिट कमेटी में क्या क्या प्रॉब्लम डिस्कस होती है,
तो ले देके एक तरीके से पूछ रहे हैं कि मैंडेटरी रिव्यू एरियाज ऑफ ऑडिट कमेटी, कि और ऑडिट कमेटी ये चीज़ें देखेगा, उसको ये चीज़ें देखने की, ये सब चीज़ें थोड़ी ना देखते रहेगा। देखो हमने पर्टिकुलर जो क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट है वो उधर लिख लिया कि दैट दे बिलीव दैट, मतलब कि मेंबर्स बिलीव दैट ऑडिट कमेटी इज नॉट द फोरम फॉर डिस्कसिंग सच प्रॉब्लम। ये जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए ऑडिट कमेटी नहीं है, एंड दिस हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। तो पॉइंट ये आता है, देन ऑडिट कमेटी कौन से प्रॉब्लम को डील करती है। अगर ये प्रॉब्लम ऑडिट कमेटी, तो ये अगर पर्याप्त एक परफेक्ट फोरम नहीं है टू डील विथ सच प्रॉब्लम, देन ऑडिट कमेटी कौन से प्रॉब्लम को डील करती है। तो ये मैंडेटरी रिव्यू एरियाज आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो अगला, एज अ पार्ट ऑफ लिस्टिंग प्रोसेस का पार्ट है फ्रॉड लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड एन इशू प्रॉस्पेक्टस टू द पब्लिक। उसने प्रॉस्पेक्टस इशू करा, कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू करा। प्रॉस्पेक्टस है लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर टाइप का कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट। कंपनी हैज़ प्रिपेयर्ड एन इशू प्रॉस्पेक्टस टू द पब्लिक। द टॉप एग्जीक्यूटिव थॉट दैट पेंडिंग लिटिगेशन कंपनी के अगेंस्ट में, पेंडिंग लिटिगेशन अगेंस्ट द कंपनी जिससे कैश आउटफ्लो 1 करोड़ से ज़्यादा होगा में अफेक्ट डिमांड। तो उन्होंने फैक्ट ओमिट कर दिया। ओके, तो ओमिट करा मटेरियल फैक्ट एंड नोन टू कंपनी। तो और के, चलो कंपनी के साथ साथ और कौन, के, तो वो तो अवेयर था इस मैटर के लिए, उसने ऑथराइज कर दिया। हाउएवर के वॉज लिटिल रिलक्टेंट, सो ही इन्फॉर्म्ड एंड एग्रीड दैट केस वॉज वेल अवेयर ऑफ दिस मैटर, उसने अपने आप को ऑथराइज कर दिया। हाउएवर जो मिस्टर के है वॉज लिटिल रिलक्टेंट, सो ही इन्फॉर्म्ड एंड एग्रीड दैट ही शैल बिकम सच डायरेक्टर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ सम टाइम। तो के ने क्या है, ये ऑथराइज कर दिया कि उसका नाम डायरेक्टर में डाल दो, ठीक है। तो उसने ऑथराइज कर दिया अपना नाम, पर हाउएवर मिस्टर के वॉज लिटिल रिलक्टेंट, सो ही इन्फॉर्म्ड एंड एग्रीड दैट ही शैल बिकम सच डायरेक्टर आफ्टर इंटरवल। उसने ऑथराइज कर दिया कि उसका नाम प्रॉस्पेक्टस में डाल दो। ऑथराइज हिमसेल्फ टू बी नेम्ड इन द प्रॉस्पेक्टस, कि प्रॉस्पेक्टस में तो आप मेरे को ऐसा डायरेक्टर बता दो, पर मैं बाद में बनूंगा आफ्टर इंटरवल ऑफ सम टाइम। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर फ्यू डेज मैटर लीक हो गया, सेवरल सब्सक्राइबर को ह्यूज लॉस हो गया, मतलब ये हो गई सिविल लाइबिलिटी, 35 आ गया। अब क्या अपने आप को बचा रहा है कि यार मैंने तो प्रॉस्पेक्टस में ऐसा ऑथराइज़ किया, पर मैं अभी कोई डायरेक्टर थोड़ी ना हूँ, मैं तो वैसे भी बाद में ज्वाइन करना था, राइट। तो कोई एक्शन मत लो। अब कैसी बात कर दी यार इन्होंने। अगर पर्सन जो ऑथराइज कराए टू इशू प्रॉस्पेक्टस, पर्सन ऑथराइज टू इशू प्रॉस्पेक्टस, उसने बोला ऑथराइज टू इशू प्रॉस्पेक्टस, उसके अंदर कंटेंट है कोई अनट्रू स्टेटमेंट या ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, तो ऐसे केस में कंपनी के साथ साथ एवरी डायरेक्टर एंड एक्सपर्ट आर प्रो, एवरी डायरेक्टर एंड एक्सपर्ट आर प्रो, मतलब डायरेक्टर एक्सपर्ट आर से ऑथोराइज, जिसने ऑथोराइज करा है, ऑथोराइज क्या किया है, प्रॉस्पेक्टस इशू करना, ऑथोराइज करा है, अपना नाम एंटर करना है डायरेक्टर, वो प्रो से प्रमोटर, ये सब गिल्टी होंगे। तो ठीक है, ये भी पर्टिकुलर डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये पर्टिकुलर हमारे नोट्स में भी कवर है, एंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, नोट्स को देख के हम ये कर सकते हैं। अगला मणिपाल, उधर ये भी समझो कि क्या, ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है। चलो, मणिपाल प्रैक्टिसिंग CA हैज साइन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1920 डेटा फाइल्ड ऑनलाइन, जो ऑनलाइन फाइल होता है ना DSC से, यूजिंग DSC एंड विदाउट जनरेटिंग यूडिन। अब यूडिन इसने जनरेट नहीं किया, ऑन द ग्राउंड देयर इज नो फील्ड, वो बोल रहा है कि कोई फील्ड ही नहीं है ऑफ मेंशनिंग यूडिन, तो कंटेंशन को ये वैलिड नहीं है। अब सबसे पहले तो लग जाएगा कि कॉन्ट्रावेंशन, मतलब सेकेंड शेड्यूल पार्ट 2 का क्लॉज 1, ये तो लग ही जाएगा। तो देखो, ये काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का हमारे पास पर्टिकुलर नोट्स है, उसमें यूडिन का बोल के रखा है, पूरा सिचुएशन बता दिया, और अगर आपने जो है कॉन्ट्रावेंशन किया है तो गिल्टी तो होंगे सेकेंड शेड्यूल में। देखो, पर्टिकुलर चीज़ ये नोट करना कि ये, चलो हमने यूडिन तो पूरा हम देख लेंगे, इसमें जो गिल्टी है, गिल्टी 2 सेक्शन में 2 शेड्यूल में हो सकते हैं, एक तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रेगुलेशन गाइडलाइन, एक वो, और दूसरा शेड्यूल है। तो ठीक है, इधर 2 है, आपको ये दोनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ये दोनों गिल्टी वाले पॉइंट्स लिखने रहेंगे। अब देखो अगला, एज एज 31 मार्च 21 वाइल ऑडिटिंग रिलायबल इंश्योरेंस यू ऑब्जर्व दैट अ पॉलिसी हैज़ बीन इशूड। तो 31 मार्च 21 को, राइट, 31 मार्च 21 जब ऑडिट कर रहे थे ना रिलायबल इंश्योरेंस का, आपने ये ऑब्जर्व करा दैट पॉलिसी हैज़ बीन इशूड, ये जो पॉलिसी है 25 मार्च को इशू हो गई थी। तो पॉलिसी इशू फॉर फायर इज फेवरिंग वन ऑफ द लीडिंग कॉर्पोरेट हाउसेस विदाउट द एक्चुअल रिसिप्ट। ओके, पॉलिसी इशू हुई पर रिसिप्ट नहीं आई, और रिसीवेबल है, और कंपनी मेंटेन डैट इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इंश्योरेंस का
कि इन रिस्पेक्ट ऑफ बिग कस्टमर जो मनी है कलेक्ट करती है 5 अप्रैल को, पर फायर एक्सीडेंट हो गया। तो समझो ना, पॉलिसी इशू करी है पर रिस्क हम पे बियरिंग थोड़ी ना है, क्योंकि रिसिप्ट, क्योंकि जो मनी है वो 5 अप्रैल को आया और मनी आने से पहले रिस्क अज्यूम नहीं करते। तो अगर 31 मार्च को फायर हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको क्लेम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बोल रहे ना प्रोविजन ऑफ क्लेम, ये क्या करना है नहीं करना। चलो, तो ये हमने अपने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है कि गैम्बिट लिमिटेड इंगेज इन द लीजिंग ऑफ गुड्स एंड कैरेज। वो तो लीजिंग में इन्वॉल्व है, तो कुछ लीजिंग ट्रांजैक्शन है। लीजिंग ट्रांजैक्शन में जो लिमिट है वो 35,000 है। तो अब पेमेंट ऑफ 6 इन्वॉइसेस, 6 इन्वॉइस है, 5 आर इच मेड इन कैश टू मिस्टर एक्स। तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि लिमिट में। अब जैसे 2 इन्वॉइसेस है 18,000 के मेड इन कैश टू मिस्टर वाई 5 जुलाई एंड 6 जुलाई, तो ये भी नहीं आएगा। 40,000 मेड इन कैश टू मिस्टर जेड 7 जुलाई। ओके, 30 से ज़्यादा है, राइट। अब ये इन्वॉइस 1920 में बुक करके रखा हुआ था पर जुलाई 20 में पे करा, तो ऐसे केस में 48,3A लग जाएगा और ये डीम्ड इनकम हो जाएगी। तो इसलिए पर्टिकुलर टैक्स ऑडिट में भी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो ये तो हम समझ चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। द शीतल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ ऑडिट, जो CA है ना, जब ऑडिट करी थी SS का, केम टू नो दैट द कंपनी हैज़ टेकन लोन, उसने 12 लाख का लोन लिया EPF से। द सेड लोन वॉज नॉट रिफ्लेक्टेड। लोन लिया है EPF से, कंपनी ने लोन लिया है। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये ऑब्जर्व करा कि कंपनी ने लोन लिया है EPF से, रिफ्लेक्ट नहीं करा बुक्स ऑफ अकाउंट में, ऑडिटर ने इग्नोर कर दी इन्फॉर्मेशन। तो ये फैक्ट है, ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ये तो फैक्ट है। तो इधर फिर क्लॉज 5 लग जाएगा। ओके, तो ये क्लॉज 5 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ऋषभ फाइनेंस, अब ये NBFC है, इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। तो NBFC है और डिपॉजिट टेकिंग है एंड गिविंग लोन। तो कंपनी का जो नेट ऑन फंड है वो 1,50,00,000 1.5 CR है, पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। तो उसने जो है 30 मार्च को अप्लाई करा। द कंपनी अपॉइंटेड गौतम फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर 1920 एज द ऑडिटर विद रेफरेंस टू ऑडिट प्रोसीजर टेकन एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट और ऑडिट प्रोसीजर, मतलब कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर लगेगी, तो वो सब चीज़ें। तो इतना कुछ खास नहीं था। Manidhari Limited has come across many instances where it could buy a product at less cost than actual procurement price. जो 100 का है वो 80 में बाय कर लेती है। मैनेजमेंट बिलीव दैट द एडिक्वेट परचेस पॉलिसी, मैनेजमेंट बिलीव करती है कि जो एडिक्वेट परचेस पॉलिसी इज इन प्लेस इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 3 कोटेशन from registered vendor, appropriate vendor vetting and rating mechanism. However, the on-ground implementation of purchase policy might be defective. ये बोल रहे हैं कि एडुकेट परचेस पॉलिसी तो बनी है पर ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परचेस पॉलिसी माइट बी डिफेक्टिव। फर्दर इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर माइट बी सम एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन चूजिंग हायर कॉस्ट वेंडर। ओके, ये हो सकता है कि एम्प्लॉय ही जुड़े हुए हो कि हायर कॉस्ट वेंडर वो चूज़ कर रहे हैं। द कंपनी अप्रोच यू टू एडवाइज द टाइप ऑफ ऑडिट इट शुड गेट डन। समझो, मैनेजमेंट कम अक्रॉस वेरी मैनी इंस्टेंसेस जहाँ पे वो प्रोडक्ट बाय करते हैं लेस कॉस्ट में देन एक्चुअल प्रोक्योरमेंट प्राइस। मैनेजमेंट तो ये बोल रहा है दैट एडुकेट परचेस पॉलिसी इज इन प्लेस, वो तो सही है, इंक्लूडिंग दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ 3 कोटेशन की हम तो जो वेंडर है वो 3 कोटेशन वेंडर का आएगा, हम फिर अप्रोप्रिएट एक वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, रेटिंग के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। पर इम्प्लीमेंटेशन में डिफेक्ट है और ये हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं और हाई कॉस्ट वेंडर ज़बरदस्ती से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो किस टाइप का ऑडिट होगा। तो दिक्कत मैनेजमेंट में नहीं है, ऑपरेशन में दिक्कत है। तो प्लीज़ एडवाइस, आप पहले एडवाइस करो, ठीक है, मतलब एडवाइस करो कंपैरिजन करके। तो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट का अपन ने कंपैरिजन बताया एंड देन फिर उनको एडवाइस दी। ठीक, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट है, राइट। अगला, CA इंटेलिजेंट अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉज ऑन यूरोप टूर। वो यूरोप टूर पे था 15 से 25 एंड ऑन 89 मैसेज रिसीव हुआ क्लाइंट से रिक्वेस्टिंग अ स्टॉक सर्टिफिकेट। ओके, तो उसने डायरेक्ट करा असिस्टेंट को टू साइन एन इश्यू स्टॉक सर्टिफिकेट। तो इधर क्लॉज 12 लग जाएगा, फर्स्ट पैरा 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल क्लॉज 12। तो क्लॉज 12 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल कि इफ़ अ पर्सन सीन पे शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वो तो हम लिख देंगे। इफ़ यू अलाउ एनी पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर, कि हम किसी पर्सन को अलाउ करें जो मेंबर नहीं है, राइट।
इफ़ यू अलाउ एनी पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर और अ मेंबर नॉट बीइंग अ पार्टनर, तो हम अलाउ करें पर्सन को नॉट बीइंग अ मेंबर और मेंबर नॉट बीइंग अ पार्टनर टू साइन ऑन हिज बिहाफ। तो अगर आपने अलाउ करा टू, ठीक है, इफ़ यू अलाउ एनी पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर और मेंबर नॉट बीइंग अ पार्टनर, उसको अलाउ कर रहा है टू साइन कि मेरे बिहाफ पे साइन कर दे, तो साइन ऑन द बिहाफ ऑन हिज बिहाफ या फर्म बैलेंस शीट P&L रिपोर्ट सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आ गया ना, ये तो क्लॉज 12 आ गया। अगला, मिस्टर आदिन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ बीन अलोकेटेड दी ब्रांच ऑडिट, उसको ब्रांच ऑडिट अलोकेट किया ऑफ नेशनलाइज बैंक फॉर द ईयर, यू आर पार्ट ऑफ ऑडिट टीम एंड हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय योर पार्टनर टू वेरीफाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया, कि भाई तू ये वेरीफाई करना फॉलोइंग क्राइटेरिया, फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया एज पर NPA नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस। गवर्नमेंट गारंटी एडवांस है कि देखो ब्रांच ऑडिट है, आप ऑडिट टीम के पार्ट हो, तो आप ये बस ये क्राइटेरिया देख लो कि गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करा है कि नहीं, प्रिस्क्राइब फॉर NPA नॉर्म्स। फिर एडवांसेस गिवन फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, कुछ एडवांस है जो गवर्नमेंट से गारंटीड है, कुछ एडवांस है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है। DP कैलकुलेशन, राइट, एंड अकाउंट्स जहाँ पे एडहॉक लिमिट रिव्यू नहीं करी गई विद इन 180 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, तो एडहॉक सैंक्शन था, उसके 180 दिन तक लिमिट्स को रिव्यू नहीं किया गया। तो एरियाज ऑफ कंसर्न, व्हाट मे बी द एरियाज ऑफ कंसर्न एज रिगार्ड टू मैटर्स, ये ऊपर के जो 4 मैटर्स है। फिर आपका एरिया ऑफ कंसर्न क्या रहेगा, आपने चारों चीज़ें चेक करी, तो आपका एरिया ऑफ कंसर्न क्या रहेगा। ओके, तो इसको देखो, इनकम रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया है, हम इसको समझते हैं, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट है, ओके, 5th वाला है ना, इसका 6th भी क्वेश्चन है। सी, जेम लिमिटेड इज़ एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, तो ये तो प्रीशियस सेमी प्रीशियस, राइट। ओके, टर्नओवर ऑफ द कंपनी 150 करोड़ है, आउट ऑफ विच, ओके 150 करोड़ है, 105 करोड़, तो 105 डिवाइड बाय 150 कितना है, 70%। ओके, जो कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहा है, देखो तो हमने ये समझा है कि कॉस्ट ऑडिट से एग्जाम्पशन मिल जाती है अगर रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, देखो 3 लोगों का रहता है, कंपनी अगर SEZ में है, रिवेन्यू जो एक्सपोर्ट से आ रहा है, रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। SEZ, कंपनी SEZ में है, रिवेन्यू और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैप्टिव कंजम्पशन, तो नॉर्मल था ये, ऐसा कुछ खास नहीं था। तो इन्होंने जो है 105 करोड़ आ रहा है, तो कॉस्ट ऑडिट तो इधर एप्लीकेबल होगा। अब देखो अगला, वाइल दी ऑडिट टीम हैज़ आइडेंटिफाइड वेरियस मैटर दे नीड योर एडवाइस, उसको आपसे एडवाइस चाहिए। तो देखो, वाइल दी ऑडिट टीम हैज़ आइडेंटिफाइड वेरियस मैटर, ऑडिट टीम ने आइडेंटिफाई करे वेरियस मैटर, उसको आपसे एडवाइस चाहिए टू इंक्लूड द सेम इन योर ऑडिट रिपोर्ट। तो उसने कुछ मैटर आइडेंटिफाई करे और उसको आपसे एडवाइस चाहिए कि क्या कारों में रिपोर्टिंग होगी। तो देखो, कारों ओपन कर लो, देखो हमारा एक वो क्वेश्चन पर्टिकुलर पेंडिंग है, वो हम क्वेश्चन तो देख ही लेंगे, राइट। बैंक ऑडिट वाला वो हमको देखना है पूरा, क्योंकि वो नया है। अब द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफिस, ओके, कंपनी ऑफिस सेल कर रही है अलॉन्ग विथ फ्री होल्ड लैंड, ऑफिस सेल कर रही है अलॉन्ग विथ लैंड अवेलेबल एट पुणे, और एक्टिवली लुकआउट कर रही पोटेंशियल बायर वाइल द सेम वॉज परचेज 20 लाख में 2006 में परचेज़ किया, 20 लाख में, अब करंट वैल्यू उसकी हो गई 200 लाख। दिस प्रॉपर्टी इज पेंडिंग टू बी रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ कंपनी, अभी पेंडिंग है। जी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और ये अभी इसका रजिस्ट्रेशन बचा है, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। अब ड्यू टू सर्टेन प्रोसीजरल इशू एसोसिएट विद द रजिस्ट्रेशन दो द कंपनी इज हैविंग वैलिड पोजीशन, तो कुछ इश्यूज़ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ इश्यूज़ है, पोजीशन तो है, उसे परचेस कॉस्ट से पूरा पे करें। कंपनी ने डिस्क्लोज द अमाउंट अंडर फिक्स एसेट, पर इसका कोई डिस्क्लोजर, नो डिस्क्लोजर ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन इज मेड। तो उसने अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट तो बताया कि देखो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, ऑफिस है, पर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसा नहीं बताया। देखो फिक्स एसेट में अपन क्या देखते हैं, पहले तो ए होता है प्रॉपर रिकॉर्ड्स, बी होता है वेरिफिकेशन, तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स हो, राइट, कि इतनी क्वांटिटी में है, ये सिचुएशन है, और इसका वेरिफिकेशन, राइट, इसका वेरिफिकेशन। और फिर तीसरे में आता है टाइटल डीड। अब समझो कंपनी ने
अमाउंट बताया पर इसने लोकेशन तो बताई नहीं, और अपन ने क्या देखा है कि क्वांटिटी, लोकेशन, ये सब बताना पड़ता है। और चलो इस मेजर पॉइंट ये है कि अगर टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, के कंपनी के नाम पे है, और अगर नहीं है तो डिटेल एग्जामिनेशन। तो देखो टाइटल डीड इधर कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, और अगर कभी नहीं है देन ऑडिटर डिटेल एग्जामिनेशन करता है कि कंपनी के नाम पे नहीं है तो केस को समझो। फिर ये देखो कि कंपनी के नाम पे नहीं है तो ट्रांसफ़र तो नहीं हो गया, कंपनी के नाम पे नहीं है तो क्या मॉर्गेज तो नहीं हो गया, कंपनी के नाम पे नहीं है तो लॉस तो नहीं होगी टाइटल डीड। तो टाइटल डीड एक तरीके से रजिस्ट्रेशन ही हो गया, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है कंपनी के नाम पे तो ऐसे केस में ये हमने एक पर्टिकुलर नोट्स था कि इन केस ऑफ लैंड एंड अदर देन लैंड। अब इधर हम लैंड की बात करें, लैंड एंड बिल्डिंग है वैसे तो, कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक। तो केसेस है पहले लीज होल्ड, फ्री होल्ड, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक और रिमार्क। केसेस लीज होल्ड, फ्री होल्ड, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, राइट। ये केस है, इसका ये लीज होल्ड है, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक एंड रिमार्क। इस तरीके से आपको बताना है। ओके, अगला, द इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज़ आइडेंटिफाइड फ्रॉड। इंटरनल ऑडिटर आइडेंटिफाइड फ्रॉड इन रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो फ्रॉड इन्होंने आइडेंटिफाई करा बाय, हाँ ठीक है, तो फ्रॉड आइडेंटिफाई करा रिक्रूटमेंट में, और ये कौन करा, HR डिपार्टमेंट। अब फ्रॉड रिपोर्टेड, नोटिस और रिपोर्टेड, नोटिस और रिपोर्टेड किसने किया, इंटरनल ऑडिटर ने। आपके तो नोटिस में नहीं आया, दूसरे रिपोर्ट ने किया। तो फ्रॉड इन एनी कंपनी, फ्रॉड इन अ कंपनी, फ्रॉड बाय कंपनी और ऑन कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, एंड दिस इज़ द केस जहाँ पे फ्रॉड ऑन कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय हुआ है, वो 13.5 लाख का फ्रॉड है। तो नेचर ऑफ फ्रॉड एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड बताना पैरा 10 में, आई मीन क्लॉज 10 में। अगला क्वेश्चन, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर, आपको अपॉइंट किया गया अरहम लिमिटेड का ऑडिटर। आफ्टर डिटरमाइनिंग दी ऑडिट ऑब्जेक्टिव, आपने डिटरमाइन करा ऑडिट ऑब्जेक्टिव। नाउ आपको रिक्वेस्ट किया गया कि आप ऑडिट क्राइटेरिया ड्राफ्ट करो। आपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया, अब ऑडिट क्राइटेरिया ड्राफ्ट करो। अब ऑडिट क्राइटेरिया बनाने के लिए क्या सोर्सेज लगेंगे, तो सी हमारे पास एक नया क्वेश्चन हो रहा है जहाँ पे हमको डिटरमाइन करना पड़ता है ऑडिट क्राइटेरिया। तो इसको भी हम देखते हैं। तो हमारे पास एक बैंक वाला क्वेश्चन हो गया, एक ऑडिट क्राइटेरिया वाला क्वेश्चन हो गया। अब एज एन ऑडिट ऑफ TRP यू आर सस्पिशियस दैट देयर माइट बी, वन सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, CAV जो ऑडिटर है सुपर्ब का, जो पेरेंट कंपनी है, तो CAV इस ऑडिटर ऑफ सुपर्ब का ऑडिटर है जो पेरेंट कंपनी है, विच प्रेजेंट CFS। मैनेजमेंट ऑफ सुपर्ब प्रोवाइडेड दैट लिस्ट ऑफ कंपोनेंट, मैनेजमेंट ऑफ सुपर्ब ने प्रोवाइड करी लिस्ट ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडेड इन द CFS। अब आप ऑडिटर हो CFS के, वेरीफाई दैट ऑल कंपोनेंट हैव बीन इंक्लूडेड इन द CFS एंड रिव्यू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट इन आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट। तो आपको वेरीफाई करना है कि सारे कंपोनेंट इंक्लूड करे हैं मैनेजमेंट ने, क्योंकि मैनेजमेंट ने आपको लिस्ट दी है। एंड रिव्यू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, एंड रिव्यू करना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट और बाय द आइडेंटिफाइंग इन, एंड रिव्यू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट इन आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट। जो मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन दी है कि देखो इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हमने कंपोनेंट आइडेंटिफाई करे हैं, तो पहले देखो क्या सारे कंपोनेंट आइडेंटिफाई करे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन सही इन्होंने रिव्यू करी है। तो प्रोसीजर टू बी फॉलो बाय CAV इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हमको लिखने के 7 पॉइंट्स। तो ये पर्टिकुलर हमने क्वेश्चन भी मार्क कर लिया कि CA को वेरीफाई करना पड़ता है कि सारे कंपोनेंट का इंक्लूडेड है CFS में, और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है मैनेजमेंट ने, एंड रिव्यू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट इन आइडेंटिफाई द कंपोनेंट। किन कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उसको भी रिव्यू करना, साथ ही साथ ये भी देखना कि सारे कंपोनेंट इंक्लूड है कि नहीं। मैनेजमेंट बोलेगा कि मैंने देखो ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ये कंपोनेंट चूज़ करे, तो पहले ये देखना है कि तूने सारे कंपोनेंट चूज़ करे कि नहीं करे, और इन्फॉर्मेशन तेरी सही है कि नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही होगी आप कंपोनेंट चूज़ करोगे। तो इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करना और देखना कि सारे कंपोनेंट को लिए कि नहीं लिए। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब एज एन ऑडिटर ऑफ TRP यू आर सस्पिशियस दैट देयर माइट बी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ऐसे 250 लग रहा है ये। इंडिकेट द पॉसिबल एरियाज और एस्पेक्ट वेयर यू हैव टू लुक आउट। तो क्या एज एन ऑडिटर ऑफ TRP यू आर सस्पिशियस
दैट देयर माइट नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, की कुछ लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं हो रहा है, राइट. इंडिकेटिव पॉसिबल एरियाज और एस्पेक्ट वेयर यू हैव टू लुक फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन एज टू वेदर योर सस्पिशन हैज सम बेसिस. देखो इंडिकेटिव पॉसिबल एरियाज, हमको पॉसिबल एरियाज और एस्पेक्ट वेयर यू मे हैव टू लुक, जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, जब भी आप एक ओपिनियन फॉर्म करो कि नॉन कंप्लायंस. तो एक ओपिनियन के पहले जैसे कि वो बोले ना नॉन कंप्लायंस, आपको तो सस्पिशियस है ना, आपको तो सस्पिशियस हो आप अबाउट द नॉन कंप्लायंसेस. पर सस्पिशन है ना, तो उसको फर्दर बेस मिलना चाहिए सस्पिशन को. मुझे तो एक अंदाज़ा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, तो डैट शुड बी कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए. तो उसके लिए आपको पॉसिबल एरियाज़ देखने पड़ते हैं कि ये एरियाज़ देख के ही आपको समझ में आएगा कि नॉन कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है. तो ये है एरियाज़, राइट. दिस आर द एरियाज और एस्पेक्ट वेयर यू हैव टू लुक आउट. ये एरियाज एंड एस्पेक्ट्स है. तो इस तरह के पर्टिकुलर इंडिकेटर्स है ऑफ नॉन कंप्लायंसेस कि आपको अगर सस्पिशन है तो एक बार ये एरियाज़ देख लो, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया नॉन कंप्लायंसेस है. तो ये इंडिकेटर्स है, ये एरियाज है कि मीडिया कमेंट एडवर्स आ रहा है, पेमेंट आप कर रहे हो तो एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ये सब आपको चीज़ें मिलेगी. डायरेक्ट क्वेश्चन है. फिर अगला है द एलिमेंट ऑफ स्किल एक्सपीरियंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रिव्यूअर्स. क्या बोल रहे हैं कि द एलिमेंट ऑफ स्किल एक्सपीरियंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रिव्यूअर आर इंश्योर्ड. तो जब हम उसको पीयर रिव्यू प्रोसेस में लेकर आते हैं ना, तो स्किल, एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंस, तो पीयर रिव्यूअर को भी IAS होना चाहिए, इंडिपेंडेंस, एक्सपीरियंस और स्किल होना चाहिए. तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तभी आप पर्सन पीयर रिव्यूअर बन सकता है. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओ. तो ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें भी नॉर्मल पॉइंट है. ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट. अब देखो 1 2 3 4, पहले तो 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. 1 में ABC है. पहले 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर लेवल 1 एंटिटीज़ एंड 7 ईयर का एक्सपीरियंस फॉर लेवल 2. अगर इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में है तो 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेवल 1 एंटिटी में, एंड एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स इन इंडस्ट्री एंड 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेवल 2 में. तो 15, 5 और 10 और 3, ये भी वाला पॉइंट है. और ट्रेनिंग, अंडरगो द रिक्विजिट ट्रेनिंग एंड क्लियर द टेस्ट ऑफ पीयर रिव्यू. और ट्रेनिंग ऑन पीयर, हाँ ठीक है, तो ट्रेनिंग हो गई हो, मतलब समझ रहा हो. 1 का A है एक्सपीरियंस, B है इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, और C है ट्रेनिंग एंड टेस्ट पास करा हो एंड क्लियर द रिक्विजिट टेस्ट. तो ABC करके 3 पॉइंट तो ये है. और D भी पॉइंट आता है, कंडक्ट द ऑडिट ऑफ लेवल 1 एंटिटी फॉर एटलीस्ट 7 ईयर और गॉट हिज एंटिटी ऑडिटेड फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स. या तो उसने ऑडिट किया हो लेवल 1 एंटिटीज़ का 7 साल, और गॉट हिज एंटिटी ऑडिटेड, या तो उसकी एंटिटी ऑडिट हुई हो फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, विच शुड बी अ लेवल 1 एंटिटी टू बी एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग पीयर रिव्यू ऑफ लेवल 1 एंटिटी. तो ABCD करके पॉइंट्स हैं. देखो हमने अलग से पॉइंट बनाए थे, पर हम अब इस पॉइंट्स को मैच कर लेते हैं. A पॉइंट ये है, B पॉइंट पूरा इंस्टीट्यूट में ये देख रखा है, C पॉइंट पर्टिकुलर ये है कि ट्रेनिंग हो गई हो, और D पॉइंट ये है, राइट. फिर ये जो 2 है, 2 का AB है कि डिक्लेरेशन और एक्सेप्टेंस, ये 2 का AB है. मतलब जो मतलब एक तरीके से बोले तो चेंज हो गया है. अब इधर 2 का A और B है, ये 2 का AB है. और फिर ये थर्ड पॉइंट कॉमन है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड में ही थोड़े बहुत अच्छे खासा चेंजेस हुए हैं. ABC पॉइंट क्या होगा, D पॉइंट क्या होगा, एंड 2 का AB डिक्लेरेशन के रिस्पेक्ट में है. फर्स्ट का अपन मान लें कि ऑडिट के रिस्पेक्ट में है, ऑडिटेड ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में, दूसरा डिक्लेरेशन में, और तीसरा कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, गिल्टी नहीं होना चाहिए. तो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं, गिल्टी बाय कोर्ट नहीं, कन्विक्टेड, राइट, गिल्टी बाय काउंसिल, बोर्ड कमेटी, किसी भी गिल्टी नहीं हो, कन्विक्टेड बाय कोर्ट नहीं हो फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो विद PU पार्टनर पर्सनल, ऐसा है. फिर ये पर्टिकुलर 4th पॉइंट है, इसको याद करने का वो तरीका था कि कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, उस पर फिर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हुई, फिर वापस वो गिल्टी हो गया. देखो एक तो कन्फ्लिक्ट था, फिर उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, तो डिसिप्लिनरी एक्शन से पॉइंट आया कि डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए. उससे वो एग्रीड हो गया कि मेरे पे डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों लिया, तो उसने प्रोसीडिंग कर दी. तो प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, तो नो पेंडिंग प्रोसीडिंग. अब प्रोसीडिंग में हो सकता है वो हार गया हो, तो गिल्टी और कन्विक्शन हो गया, तो गिल्टी भी नहीं हो और कन्विक्ट भी नहीं हो बाय कोर्ट.
फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, इस तरीके से याद करने के लिए करा था। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स देख लिए, पर हाँ हमको 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं, वो एक बार देख लेते हैं, वो भी एक बार कर लेते हैं। पहला तो ये बैंक ऑडिट का, राइट, और दूसरा ये 6 का ए ऑडिट क्राइटेरिया बनाना। देखो पॉइंट ये है कि हमें तो ऑडिट क्राइटेरिया बनाना है। तो एक ऑडिट क्राइटेरिया होता क्या है, किसी प्रोग्राम को असेस करना कि प्रोग्राम इफेक्टिव, इकोनॉमी, एफिशिएंट है कि नहीं, तो उसे स्टैंडर्ड से असेस करना पड़ता है। प्रोग्राम उस स्टैंडर्ड को मीट भी कर सकता है, उससे एक्सीड भी जा सकता है। तो वो जो स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया है अगेंस्ट विच प्रोग्राम असेस होता है, तो वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रीजनेबल, रिलायबल होना चाहिए, रीजनेबल, अटेनेबल, रिलायबल होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑडिट क्राइटेरिया। और इस ऑडिट क्राइटेरिया को डिटरमाइन करने के लिए हमको बहुत सारे सोर्सेस लगते हैं। एक स्टैंडर्ड टीम हमको बनाना है जिसके अगेंस्ट हमको प्रोग्राम एक्टिविटीज़ को असेस करना है। तो एंटिटीज़ का प्रोसीजर मैनुअल, तो एंटिटी के प्रोसीजर मैनुअल क्या है, सिमिलर एंटिटी ने यही प्रोग्राम अचीव करने के लिए क्या क्राइटेरिया यूज़ करा, तो ऐसा करता हूँ मैं भी, मेरा क्राइटेरिया वैसे ही बना लेता हूँ। या डायरेक्टिव्स, गाइडलाइन, पॉलिसी, स्टैंडर्ड, नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, ये सब लिखी हुई है, ये सब लिखी हुई चीज़ें, इंफॉर्मेशन रिलायबल हो, रिसर्च पेपर, सब्जेक्ट मैटर, लिटरेचर, एक्सपर्ट ओपिनियन, नो हाउ, इन सब का यूज़ करके हम क्राइटेरिया बनाते हैं। देखो अब समझो, गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, तो वो एनपीए तब होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट रेपुडिएट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन बैंक इन्वोक, दैट बैंक इन्वोक द गारंटी कॉन्ट्रैक्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रेपुडिएट सच कॉन्ट्रैक्ट, तो एनपीए नॉर्म्स होगा, तब एनपीए होगा। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दे तो नॉर्मल 90 डेज़ का ही नॉर्म्स लगेगा। और रही बात इनकम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की, तो दोनों कोई भी एडवांस दे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के केस में सेम ही है। रही बात एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए एडवांस देने के लिए, तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए एडवांस दे रहे, तो एग्रीकल्चर एडवांसेस जो है, एग्रीकल्चर क्रॉप 2 तरीके की होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन। और ये जो एग्रीकल्चर एडवांसेस है ना, ये एडवांसेस में डायरेक्ट एडवांसेस कवर है जो लिस्टेड है मास्टर सर्कुलर में। सारे एडवांसेस नहीं, सबसे पहले तो डायरेक्ट एडवांसेस, और वो भी डायरेक्ट एडवांसेस जो लिस्टेड है मास्टर सर्कुलर में ऑफ लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर। तो लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर के मास्टर सर्कुलर में सारे एडवांसेस है, वो सारे डायरेक्ट एडवांसेस पे एनपीए नॉर्म्स लगते हैं। और एनपीए नॉर्म्स उसमें कुछ हटके है, जैसे कि एग्रीकल्चर क्रॉप है तो शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप मतलब कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मतलब कि क्रॉप सीज़न जिसका 1 साल से ज़्यादा है। क्रॉप सीज़न मीन्स पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग, क्रॉप सीज़न गिना जाता है कि सीड को बोने से और हार्वेस्टिंग तक का पीरियड गिना जाता है, जो डिटरमाइन करती है स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर ओवरड्यू 2 क्रॉप सीज़न से ज़्यादा है, ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीज़न, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन में ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीज़न, देन एनपीए लग जाता है। मतलब कि सबसे पहले है एडवांसेस। एडवांसेस हम क्या देखेंगे कि डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट एडवांसेस, अब डायरेक्ट में भी लिस्टेड कि अनलिस्टेड, लिस्टेड डायरेक्ट एडवांसेस जो लिस्टेड है मास्टर सर्कुलर में ऑफ लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर, उन पे एनपीए के नॉर्म्स लगेंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन में ओवरड्यू 2 क्रॉप सीज़न से ज़्यादा, लॉन्ग ड्यूरेशन में ओवरड्यू 1 क्रॉप सीज़न, ठीक है, ओवरड्यू 1 क्रॉप सीज़न से ज़्यादा। अब जो क्रॉप सीज़न है, क्रॉप सीज़न तो पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप डिटरमाइंड बाय स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। और शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन मीन्स अदर देन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मीन्स क्रॉप सीज़न 1 साल से ज़्यादा। ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो दूसरे इनडायरेक्ट एडवांसेस है, अदर एडवांसेस है, तो उसके लिए तो 90 डेज़ का डिलिंक्वेंसी नॉर्म्स लगते हैं। और साथ ही साथ ये तो एनपीए नॉर्म्स की बात करी। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है कि अगर बैंक चाहे तो अगर कभी कुछ नेचुरल कैलामिटी आए तो बैंक अपने आप से रिलीफ भी दे सकती है, जैसे कन्वर्जन कर लिया शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में, या रीशेड्यूलमेंट, जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसको रीशेड्यूल कर दिया, और या तो और फ्रेश लोन दे दिया आपको। ये सब चीज़ें हैं। एंड सी रही बात जब ड्राइंग पावर कैलकुलेशन, तो मैं एडवांसेस किसको दे रहा हूँ तो एक डीपी कैलकुलेशन करूँगा। डीपी कैलकुलेशन से डीपी कैलकुलेशन करने के लिए पहले सामने वाला स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करेगा। बैंक अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से डीपी कैलकुलेशन करेगा, विच वॉज एग्रीड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो बैंक अपनी गाइडलाइन से करेगा, देन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को एग्री करेगा, देन वो डीपी कैलकुलेशन वैसे होना चाहिए। तो ये तो हो गया स्टॉक स्टेटमेंट से तुम्हारा काम चल गया। एक हो गया स्टॉक स्टेटमेंट, एक हो गया स्टॉक ऑडिट।
अगर एक्सपोजर एक लिमिट से ज़्यादा है तो स्टॉक ऑडिट कराना पड़ेगा। एक बैंक का ऑडिटर, जो बैंक है पर्टिकुलर, वो रिव्यू करेगी उनकी रिपोर्ट को, इनकी क्वालिफिकेशन को कमेंट करो एंड डीपी कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग करेंगे। डीपी कैलकुलेशन करते समय स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर का भी एडजस्टमेंट करना चाहिए। क्रेडिटर का भी स्टेटमेंट देखना, क्रेडिटर का एडजस्टमेंट करा है कि नहीं करा है। फिर रही बात कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ऐसा है कि जब आप वर्किंग कैपिटल एडवांसेस देते हो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो वैल्यूएशन ऑफ WIP प्रॉपर होना चाहिए। तो स्पेशल फोकस देना जब आप वर्किंग कैपिटल एडवांसेस जब कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाली कंपनी को दे रहे हो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एडवांसेस से मतलब कि WIP का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो ऐसे केस में WIP का वैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तब जाके एंड उसके अकॉर्डिंग डीपी कैलकुलेशन करना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट आता है अकाउंट्स वेयर रेगुलराइज एडहॉक लिमिट को रिव्यू नहीं किया गया। कुछ एडहॉक लिमिट है, 180 दिन से रिव्यू नहीं करा, तो अब देखो सिंपल। एक लास्ट है कि अकाउंट्स फॉर रेगुलराइज नहीं हुए, अकाउंट्स फॉर रेगुलर और या एडहॉक लिमिट वाले अकाउंट है, तो रेगुलर अकाउंट और एडहॉक लिमिट, तो रेगुलर लिमिट जो अकाउंट्स जो रेगुलर है उसको रिव्यू नहीं करा 180 दिन में, तो अकाउंट से पर्टिकुलर या तो जिस पे रेगुलर लिमिट हो या एडहॉक लिमिट हो, तो एडहॉक लिमिट ट्राई करना कि ये भी इंश्योर करे ऑडिटर कि वो रिपीटेटिव बेसिस पे नहीं हो एडहॉक लिमिट, कि ऐसा नहीं कि बार बार बढ़ा रहे हो एडहॉक लिमिट। तो ठीक है, एक रेगुलर लिमिट है, एक एडहॉक लिमिट है, आपको 180 दिन में रिव्यू करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो NPA हो जाता है। तो आपको रिव्यू करना चाहिए, अदरवाइज़ वो क्लासीफाइड हो जाता है NPA, राइट, उसको कंसीडर किया जाता है एज NPA। देन फिर जो पर्टिकुलर अकाउंट्स है जिसके रेगुलर लिमिट हो या एडहॉक लिमिट हो, अब रिव्यू तो 180 दिन नहीं किया तो NPA हो गया, तो उसका क्लासिफिकेशन फिर अकाउंट्स का बेस्ड ऑन अदर पैरामीटर्स करना पड़ता है और अदर फंक्शन के हिसाब से करना पड़ता है। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अदर पैरामीटर्स एंड फंक्शनिंग, उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और इस तरीके से हमने 2 नए क्वेश्चन ओवर करे हैं, इसको हमने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है, और इस तरीके से MTP 1 का रिव्यू ओवर होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम MTP 2 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाय।